आप सभी बच्चों का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। Biology is not a science for knowledge. It is a science to feel you and your surrounding. तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं अभिनव सिंह, आपका बायोलॉजी फैकल्टी, एक और करंट वीडियो लेकर आ गया हूँ। आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बच्चों, आपसे एक रिक्वेस्ट है। मेरी वीडियोस को जब भी देखो तो पूरा देखा करो, बिना स्किप किए पूरा वीडियोस देखा करो। बिकॉज मैं बहुत ही मेहनत से इस लॉकडाउन पीरियड में भी आप बच्चों के बेहतर के लिए जो भी वीडियोस लाता हूँ वो आपके लिए हमेशा से यूजफुल, फ्रूटफुल, एडुकेटिव और इंफॉर्मेटिव ही होते हैं। तो बच्चों, आइए वीडियो स्टार्ट। आज की इस वीडियो में हम लोग लाइफ प्रोसेस के बारे में समझेंगे। लाइफ प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम, जिसे जैव प्रक्रिया भी कहते हैं। तो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ प्रोसेस? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लाइफ प्रोसेस? लाइफ प्रोसेस को डिफाइन करने को अगर हमसे बोला जाए तो हमें क्या करना चाहिए? तो हम लाइफ प्रोसेस को कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ऑल द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी इज नोन एज लाइफ प्रोसेस। यानी बच्चों, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसे खुद को जीवित रखने के लिए जो मूलभूत जरूरतें या क्रियाएं करनी पड़ती है, उन्हीं आवश्यक क्रियाओं को जैव प्रक्रिया या जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेस कहते हैं। इट मीन्स फॉर ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स some functions are performed by themselves for the maintenance of their body and for the processing of all the metabolic functions inside their bodies. These essential processes are actually known as life process. तो इस वीडियो में हम लोग बच्चों सिर्फ लाइफ प्रोसेस के बारे में ही समझेंगे कि आखिर वो कौन कौन से इसेंशियल फंक्शंस हैं जिनके बिना कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर सकता, या जिनके बिना कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कहीं से भी जीवित नहीं रह पाएगा। ऐसी कौन कौन सी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, ऐसे कौन कौन सी मूलभूत जरूरतें हैं, ऐसी कौन कौन सी मूलभूत क्रियाएं हैं या प्रक्रियाएं हैं। तो बच्चों, आइए देखते हैं। आप यहाँ यह जो देख रहे हो, यहाँ पर लाइफ प्रोसेस कौन कौन से हैं ये आप देख पा रहे हो। तो टोटल कितने लाइफ प्रोसेस आपको नजर आ रहे हैं? These are total 6 life processes. Number 1, nutrition. Number 2, respiration. Number 3, circulation or transportation. Number 4, excretion. Number 5, reproduction. And number 6, metabolism. So these are 6 life processes which we have to study one by one. ठीक है, हम लोग ये जानेंगे कि ये 6 लाइफ प्रोसेसेस आखिर इन 6 को हम लोग लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत क्यों रखते हैं। अगर कोई हमसे पूछे कि हाउ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड एज लाइफ प्रोसेस, या रेस्पिरेशन कैसे लाइफ प्रोसेस है, या इन 6 में से किसी एक के भी बारे में कि ये लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत कैसे आएगा, तो बच्चों हम इस वीडियो में ये चीज समझ पाएंगे। तो आगे आप देखिए, ये वीडियो आप पूरा देखो बच्चों। देखो, सबसे पहले अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो हमें पता है कि व्हाट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। इट मीन्स न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रक्रिया है, पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोई भी सजीव अपना जीवन यापन करने के लिए भोजन, पानी को ग्रहण करता है। यानी बच्चों, आप जानते हो कि वी कैन नॉट अलाइव विदाउट फूड एंड वाटर। फूड, वाटर, ऑक्सीजन, इन सब के बिना तो हम नहीं रह सकते ना बच्चों। इसका मतलब है कि फूड और वाटर के बिना तो हम रह नहीं पाएंगे। खुद को जीवित रखना है तो वाटर इसेंशियल रॉ मटेरियल है, फूड इसेंशियल रॉ मटेरियल है, और वाटर के बारे में हम जानते भी हैं कि वाटर इज लाइफ, जल ही जीवन है। जल इसलिए जीवन है क्योंकि जल के बिना हम जीवित नहीं रह पाएंगे। सिर्फ हम ही नहीं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली ह्यूमन बीइंग्स, आई एम टेलिंग अबाउट ऑल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच में इंक्लूड plants, animals and microorganisms also. जितने भी माइक्रोब्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनको वाटर चाहिए ही चाहिए अगर उनको जीवित रहना है तो, या फिर उनको फूड भी चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी डिफरेंट। ये हो सकता है कि न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करने का जो तरीका है वो या तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होगा या हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होगा। या तो वो अपना भोजन खुद से तैयार करेंगे
यानी स्वपोषी होंगे, ऑटोट्रॉप्स होंगे, या फिर वो भोजन के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होंगे, यानी कंज्यूमर्स होंगे, परपोषी होंगे। इसका मतलब बच्चों कि न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करने का प्रोसेस ही क्या कहलाया? न्यूट्रिशन। एंड वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स। देयरफॉर न्यूट्रिशन इज अ लाइफ प्रोसेस। इसलिए न्यूट्रिशन लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत आया बच्चों। इसका मतलब लाइफ प्रोसेस उन मूलभूत आवश्यकताओं को कहेंगे, उन मूलभूत प्रक्रियाओं को कहेंगे जिनके बिना कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर पाएगा। वो उनकी बुनियादी आवश्यकताएं हैं। ठीक है, अब देखो, अब दूसरे पर आते हैं। सेकंड क्या है? रेस्पिरेशन। अब अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें, व्हाट इज रेस्पिरेशन? तो देखो, रेस्पिरेशन इज ए प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड टू रिलीज एनर्जी। कई बच्चों को कंफ्यूजन ये होता है कि क्या रेस्पिरेशन का मतलब सिर्फ ऑक्सीजन को इनहेल करना और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना मात्र है? नहीं बच्चों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो हम लोग जानते हैं कि द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ओनली अ ब्रीदिंग प्रोसेस एंड ब्रीदिंग इज ए पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। इट इज नॉट अ एक्चुअल रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग जो है वो एक्चुअल रेस्पिरेशन नहीं है, ब्रीदिंग रेस्पिरेशन का एक पार्ट मात्र है। ठीक है, असल में रेस्पिरेशन क्या है इसको समझने के लिए बच्चों जरा सोचो कि हमें फूड की आवश्यकता क्यों है, या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको फूड की जरूरत क्यों पड़ती है? टू गेट एनर्जी। एनर्जी के लिए हम सभी को भोजन की आवश्यकता ऊर्जा प्राप्त के लिए ही है ना, ऊर्जा प्राप्ति के लिए ही है ना। इसका मतलब एनर्जी के लिए ही हम लोग फूड लेते हैं। तो फूड से एनर्जी कैसे मिलेगा? जब तक फूड का ब्रेकडाउन नहीं होगा तो उससे एनर्जी एटीपी के रूप में रिलीज नहीं होगा। एटीपी क्या होता है बच्चों? ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। हम लोग जानते हैं कि एटीपी इज द करेंसी, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी इज adenosine triphosphate, which is the energy currency of the cell, and this is actually an energy form, and we may acquire energy in the form of ATP only. यानी हमें एनर्जी किस रूप में मिलेगा? एटीपी के रूप में मिलेगा। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी किस रूप में मिलेगा? एटीपी के रूप में मिलेगा। और एनर्जी किस प्रोसेस के द्वारा हमें प्राप्त होगा? रेस्पिरेशन। ठीक है, यानी बच्चों रेस्पिरेशन इज ए प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड टू रिलीज एनर्जी। एनर्जी प्राप्त करने का प्रोसेस ही क्या कहलाया? रेस्पिरेशन। इसका मतलब एनर्जी तो हमारी मूलभूत आवश्यकता हुई ना, मूलभूत जरूरत हुई ना। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको तो एनर्जी चाहिए ना बच्चों। इसीलिए एनर्जी प्राप्त करने का यह जो प्रोसेस रेस्पिरेशन है इज एन एग्जांपल ऑफ लाइफ प्रोसेस। ठीक है, अब हम थर्ड की ओर बढ़ रहे हैं। थर्ड क्या है? सर्कुलेशन और ट्रांसपोर्टेशन। यानी बच्चों अभी हमने जान लिया कि न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन कैसे लाइफ प्रोसेस है, ये हमने समझ लिया। उसी तरह से जरा अपने बारे में सोचो, ह्यूमन बीइंग के बारे में सोचो, एनिमल्स के बारे में सोचो, तो हमारे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है ना, हार्ट का पंपिंग होता है ना। तो हार्ट जो ब्लड को पंप कर रहा है और उस ब्लड का क्या यूज है? ब्लड कर क्या रहा है? तो ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प कर रहा है। किसका सर्कुलेशन कर रहा है? असल में ब्लड जितने भी फूड है, न्यूट्रिएंट्स हैं, चाहे अनडाइजेस्टेड फूड हो या वेस्टेज ही क्यों ना हो, या यूजफुल बायोमोलिक्यूल्स हो जैसे हार्मोन्स हो, उन सभी यूजफुल सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन, सर्कुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम वन बॉडी पार्ट टू द अनदर बॉडी पार्ट इज एक्चुअली डन बाय द हेल्प ऑफ ब्लड। इसका मतलब अगर जरा सोचो हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी के सारे सेल्स तक इन ब्लड के माध्यम से अगर फूड नहीं पहुंच पाएगा, न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच पाएगा, तो हमारे बॉडी के कई सारे सेल्स डैमेज हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। तो क्या हम सरवाइव कर पाएंगे उस कंडीशन में? नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सर्कुलेशन इज क्वाइट नेसेसरी। सर्कुलेशन इज द बेसिक नीड ऑफ आवर लाइफ, सो दैट सर्कुलेशन इज अ लाइफ प्रोसेस। ठीक इसी तरह अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन। आपको पता है ना कि इन केस ऑफ प्लांट्स बाय द हेल्प ऑफ जाइलम टिश्यू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स अकर्स फ्रॉम रूट टू शूट टिप इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। हमें पता है कि जाइलम टिश्यू के माध्यम से वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन
पूरे प्लांट पार्ट्स में होता रहता है। ठीक इसी तरह फ्लोएम टिश्यू के माध्यम से फूड मॉलिक्यूल्स का ट्रांसलोकेशन या ट्रांसपोर्टेशन लीफ से सारे प्लांट पार्ट्स तक होता रहता है। तो ये असल में क्या है? ये असल में ट्रांसपोर्टेशन है। अगर बच्चों आपको जाइलम टिश्यू कैसे वाटर मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है या फ्लोएम टिश्यू कैसे फूड मॉलिक्यूल्स का ट्रांसलोकेशन करता है, अगर इस तथ्य को अगर आपको बच्चों समझना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू से रिलेटेड 2 वीडियो का लिंक मैंने डाल दिया है। आप वहां से वो पूरा वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, और काफी सारा नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। अभी फिलहाल के इतना समझो कि ट्रांसपोर्टेशन इज ऑल्सो द बेसिक नीड फॉर ईच एंड एवरी प्लांट लाइफ। प्लांट के लाइफ साइकिल में अगर वाटर मिनरल्स फूड का ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसलोकेशन नहीं होगा तो वो सर्वाइव कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन इज ऑल्सो अ लाइफ प्रोसेस। अब जरा चौथे पर आए, द फोर्थ वन इज एक्सक्रीशन। व्हाट इज एक्सक्रीशन बच्चों? उत्सर्जन किसे कहेंगे? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्टेज इज नोन एज एक्सक्रीशन। कई बच्चों को यह कंफ्यूजन होता है कि इजेशन और एक्सक्रीशन दोनों एक ही पार्ट है, दोनों एक ही चीज है, लेकिन नहीं बच्चों। इजेशन इज द फाइनल स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन। इजेशन इज रिलेटेड टू न्यूट्रिशन. Digestion is the process of removal of undigested food, whereas excretion is the process of removal of all the metabolic wastage. यानी जैसे आप सोचो बच्चों, अगर आप बाइक खरीदते हो, मोटर बाइक खरीदते हो, तो बाइक का सर्विसिंग हर 2 महीने 3 महीने पे कराना पड़ता है ना। ठीक उसी तरीके से हमारे बॉडी का सर्विसिंग डेली होता रहता है। हमारे बॉडी में जो भी फेकल मटेरियल है, जो भी टॉक्सिक वेस्ट है, उन सभी का, शरीर की सारी गंदगियों का शरीर से बाहर निकलना अत्यंत आवश्यक है। अगर शरीर से स्वेट न निकले, पसीना न निकले, अगर शरीर से यूरिन न निकले, ठीक है, तो हम क्या सरवाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। कुछ ही दिनों में हमारी हालत बहुत ही ज्यादा खास्ता हो जाएगी। यानी वह उस विषम परिस्थिति में हमारा बॉडी एक्चुअली रन ही नहीं कर पाएगा, चल ही नहीं पाएगा। Therefore, the process of removal of metabolic wastage is very much essential process, and this process is known as excretion. So excretion is the basic need for all the living organisms. जैसे प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, माइक्रोब्स हो, सब में उनके बॉडी पार्ट्स में, उनके बॉडी के अंदर, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, चाहे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, उनके बॉडी के अंदर जितनी भी गंदगियां हैं, उन सारे वेस्टेज को उनके शरीर से बाहर निकालना अत्यंत आवश्यक होता है। और यह कैसे संभव होगा? उत्सर्जन से, यानी एक्सक्रीशन से। सो एक्सक्रीशन इज द बेसिक नीड्स फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो एक्सक्रीशन इज अ लाइफ प्रोसेस। इसके बाद अब हम 5th वन को देख लें। द 5th वन लाइफ प्रोसेस इज रिप्रोडक्शन। हमें पता है बच्चों कि वी कैन इजिली सर्वाइव विदाउट रिप्रोडक्शन, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, देन वी मस्ट रिमेंबर दैट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द स्पीसीज ऑन दिस प्लैनेट, रिप्रोडक्शन इज क्वाइट नेसेसरी। यानी बच्चों, ठीक है, हम रिप्रोडक्शन के बिना आराम से जीवित रह सकते हैं, उसके बावजूद रिप्रोडक्शन की अगर महत्ता के बारे में हम सोचिए, रिप्रोडक्शन क्यों इतना महत्वपूर्ण है, तो आप जान लो कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको अपने अस्तित्व को इस धरती पर बरकरार रखने के लिए, इस अर्थ पर अपना अस्तित्व कायम रखने के लिए उन्हें अपनी संख्या बढ़ानी पड़ेगी। और यह संख्या वो किस माध्यम से बढ़ाएंगे? प्रजनन करके, रिप्रोडक्शन करके। हाँ, ये अलग बात है कि अगर वो सिंपलर ऑर्गेनिजम्स हैं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड से अपनी संख्या को बढ़ाएंगे, यानी अलैंगिक जनन प्रक्रिया से अपनी संख्या को बढ़ाएंगे। और अगर वो हायर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं या फिर डेवलप्ड उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड से अपनी संख्या को बढ़ाएंगे, यानी लैंगिक जनन विधि द्वारा अपनी संख्या को बढ़ाएंगे। लेकिन किसी न किसी जनन विधि द्वारा, किसी न किसी रिप्रोडक्टिव मेथड द्वारा वो अपनी संख्या को बढ़ाएंगे जरूर, because reproduction is very much necessary for the existence of the species on this planet. So reproduction is also the basic need for the species. Yes, it is not the basic need for a particular individual, but is very much important for the particular species on this planet.
सो रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो अ लाइफ प्रोसेस। इसलिए प्रजनन भी मूलभूत आवश्यकता है, इसलिए प्रजनन भी क्या हुआ, जैव प्रक्रम है, जैव प्रक्रिया का उदाहरण है। रिप्रोडक्शन भी एक लाइफ प्रोसेस है। इसलिए अब हम थोड़ा लास्ट वन को देख ले। द लास्ट लाइफ प्रोसेस इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म किसे कहेंगे बच्चों? तो मेटाबॉलिज्म इज द समेशन ऑफ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। अब एनाबॉलिज्म क्या है, कैटाबॉलिज्म क्या है, ये मेटाबॉलिज्म है क्या, आप नहीं समझ पा रहे हैं बच्चों, तो आप ये देखो, यहां पर आपको दिख रहा है, एक्चुअली यहां पर आप दो स्टेप देख रहे हो, दो प्रोसेस देख रहे हो। एक आपको दिख रहा है यहां कैटाबॉलिक और इधर दिख रहा है एनाबॉलिक, ठीक है। एक्चुअली बच्चों जान लो कि जीवन में दो ही तरह का काम होगा, या तो कुछ नया बनेगा या फिर कुछ पुराना टूटेगा, या तो कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी होगा या फिर डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी होगा। इसी तरह हमारे बॉडी के अंदर भी दो ही तरह का फंक्शन काम करता है, या तो कुछ नया बनता है, कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी होता है जिसे एनाबॉलिक एक्टिविटी या एनाबॉलिज्म बोलते हैं, या फिर कुछ टूटता है जिसे डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी या कैटाबॉलिज्म बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि inside our body, inside each and every living organism's body, all the biochemical functions are processing, and these biochemical functions are actually known as metabolism or metabolic activities. And these metabolic activities comprises of either constructive activities which are known as anabolic activities or anabolism, or it may comprises of destructive activities which are also known as catabolic activities or catabolism. And the metabolism is the summation of एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। इसका मतलब है कि हमारे बॉडी के अंदर या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बॉडी के अंदर जो भी बायोकेमिकल फंक्शन चलता रहता है, जो भी उनके शरीर के अंदर जो भी प्रक्रियाएं चलती रहती है, चाहे कुछ बने या बिगड़े, वो सारा का सारा प्रोसेस क्या कहलाएगा, मेटाबॉलिज्म। और ये मेटाबॉलिज्म होना भी उस शरीर को चलाने के लिए बेहद आवश्यक है, इसलिए ये मेटाबॉलिज्म भी मूलभूत आवश्यकता हुई। सो दैट मेटाबॉलिज्म इज ऑल्सो अ लाइफ प्रोसेस। यहां पर आप देख रहे हैं बच्चों, यहां पर एनाबॉलिक रिएक्शंस को आप देख रहे हैं। ये एनाबॉलिक रिएक्शंस में आप क्या देख रहे हैं, कुछ एग्जांपल्स आप देख रहे हैं एनाबॉलिक रिएक्शंस के। इसमें आप देख रहे हो ना कि ग्लूकोज के साथ मिलकर ग्लाइकोजन बना रहा है, ठीक है। और फिर आप इधर देख रहे हो कि यहां पर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिलकर ट्राइग्लिसराइड्स बना रहे हैं। ठीक उसी तरह से कई एमिनो एसिड्स मिलकर प्रोटीन्स बनाते हैं, यानी ये सिंपलर फॉर्म्स मिलकर कॉम्प्लेक्स फॉर्म तैयार करते हैं। ये असल में क्या है, कुछ नया बन रहा है ना, यही एनाबॉलिक रिएक्शंस है, ठीक है। तो एनाबॉलिक एक्टिविटी या एनाबॉलिक रिएक्शंस का मतलब ही हो गया कि कुछ बन रहा है, कुछ कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस हो रहा है। लेकिन आप जब यहां पर ये देख रहे हो, इस इमेज में आप देख रहे हो, यहां पर आपको क्या दिख रहा है, यहां पर कैटाबॉलिक फंक्शन दिख रहे हैं और एनाबॉलिक फंक्शन भी दिख रहे हैं। कैटाबॉलिक फंक्शन में क्या हो रहा है, ग्लाइकोजन से ग्लाइकोजन टूट कर ग्लूकोज बना रहा है, जबकि एनाबॉलिक फंक्शन में आप देखो तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का निर्माण हो रहा है। यानी ग्लाइकोजन जब टूट रहा है, ग्लूकोज का निर्माण कर रहा है, तो ग्लाइकोजन टूटा ना, डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी हुआ ना, इसलिए यह कैटाबॉलिक फंक्शन कहलाया। जबकि दूसरे केस में ग्लूकोज आपस में जुड़कर ग्लाइकोजन बना रहे हैं ना, तो यहां पर ग्लाइकोजन बना ना, इसलिए यहां कुछ बना है, नया बना है, इसलिए इसे कंस्ट्रक्टिव फंक्शन या एनाबॉलिक एक्टिविटी कहते हैं। इसी तरह से हमारे शरीर के अंदर या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के शरीर के अंदर ये या तो एनाबॉलिक फंक्शन काम करता है या फिर कैटाबॉलिक फंक्शन काम करता है, और इन दोनों को कंबाइंडली हम लोग मेटाबॉलिक फंक्शन या मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और यह हमारे शरीर या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के शरीर को चलाने के लिए बेहद आवश्यक है, सो दैट मेटाबॉलिज्म इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ लाइफ प्रोसेस। तो बच्चों, यहां पर हमने लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत कौन कौन से फंक्शंस आते हैं, ये सारे फंक्शंस को हमने यहां पर अच्छे से समझ लिया है। यानी न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन और ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिज्म आर लाइफ प्रोसेस एक्चुअली। बच्चों, यह कतई मत समझ लेना कि अगर हमारे शरीर की मूलभूत आवश्यकताएं या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की मूलभूत आवश्यकताएं ही लाइफ प्रोसेस कहलाएगी, तो इसका मतलब यह नहीं है कि ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड भी हो सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही रिलेटेड होंगे।
और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के क्या क्या फीचर्स हैं, हम किन ऑर्गेनिजम्स को लिविंग कहेंगे, किन ऑर्गेनिजम्स को नॉन लिविंग कहेंगे, किन ऑर्गेनिजम्स को हम डेड कहेंगे, इससे रिलेटेड ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है। आपको इस वीडियो का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से चेक कर सकते हो और उस वीडियो को पूरा देखोगे तो आप समझ पाओगे कि व्हाट आर द फेजेस ऑफ लाइफ, लाइफ के कौन कौन से फेजेस होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, और किन ऑर्गेनिजम्स को हम लोग लिविंग कहेंगे, किन्हें नॉन लिविंग कहेंगे, किन्हें डेड कहेंगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहलाने के लिए क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म और डेड ऑर्गेनिज्म दोनों डिफरेंट है, दोनों एक समान नहीं है, दोनों में क्या डिफरेंस है वो सब भी आप उन वीडियोस में आप समझ पाओगे देखकर, ठीक है। तो इसलिए बच्चों यहां पर हमने आज बस लाइफ प्रोसेस को समझा है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट लाइफ प्रोसेस विच इज न्यूट्रिशन। सो थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग माय चैनल, थैंक यू वेरी मच।